बौद्ध मठों का असर कम हुआ, जन समर्थन घटा, जहाँ समाज का समर्थन चाहिए था वो कम हुआ। और एक जानवर आया जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसने हमला किया इस विश्वविद्यालय पे, जिसमें हजारों लोग मारे गए और रत्ना सागर जैसी एक विशाल लाइब्रेरी जलकर राख। शिक्षा की संस्कृति थी जिसको दोबारा पाना असंभव हुआ। क्या हम इतिहास पढ़ रहे हैं? नहीं, इसमें गवर्नेंस की आजादी और समाज का समर्थन बहुत बेहतर तरीके से था, जो धीरे धीरे कम हो गया हमारे नालंदा और विक्रमशिला के साथ। अब 21वीं सदी में क्या अब हम वही गलती दोहरा रहे हैं? नमस्कार मित्रों, जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया का सबसे तेज दिमाग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड के बजाय यहाँ आता था, इस बिहार की धरती पे। लोग चीन, तिब्बत, जापान की धरती से महीनों का सफर करके आते थे, सिर्फ एक काम के लिए, यहाँ से ज्ञान अर्जित करने के लिए, यहाँ से कुछ सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उस लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता है कि वो लाखों पांडुलिपियों के वजह से 3 महीने तक जलती रही। पांडुलिपि का मतलब होता है कोई भी किताब या डॉक्यूमेंट्स या पेज हो जो हाथ से लिखा हो, हस्तलिखित, यानी उस आग में एक पूरी सभ्यता का उजाला बुझ गया। पर क्यों, कैसे, क्या हम उस उजाला को दोबारा वापस ला सकते हैं? चलिए देखते हैं। पार्ट 1। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो एक शहर था जहाँ पे बैरक थी, स्कूल्स थे, हॉस्टल्स थे और उसमें हजारों छात्र, सैकड़ों गुरुजी रहते। 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम के युग में ये बना था। इस पूरे विश्वविद्यालय में मुफ्त में शिक्षा मिलती थी, भोजन मिलता था, रहने का आवास मिलता था। ये सभी पूरे राज्य के दान से और गांवों के कमाई से चलता। यहाँ बुद्धिस्ट फिलोसफी के साथ साथ वेद, तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए तर्क शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी। यहाँ 3 ऊंची बिल्डिंग्स वाली लाइब्रेरी थी, जिसमें एक 9 तल्ले वाला रत्ना सागर, जिसको ज्ञान का महासागर कहा जाता। विक्रमशिला भी इसी नेटवर्क का एक हिस्सा था, जहाँ विशेषकर तिब्बतियन ट्रांसलेशन यानी वो भाषा पढ़ाया जाता था और डिबेट्स करने का ट्रेनिंग दिया जाता। उस समय बिहार बंगाल एक ग्लोबल लर्निंग का कॉरिडोर बन चुका था। विश्व में सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर कहीं पढ़ाई होता था तो बिहार में होता, और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। पर रुको, ये कहानी सिर्फ गौरव नहीं है, उसके बीच में एक ऐसा चौराहा आता है जहां पे सब कुछ बदल गया। दूसरा पार्ट, यहाँ से विश्वविद्यालय का स्लो डाउन शुरू हुआ। यह पतन केवल एक घटना का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलती आ रही गिरावट थी। सबसे पहले राज्य से जो संरक्षण मिलता था, जो धन मिलता था, वो धीरे धीरे मिलना कम हो गया। जब गुप्त और पाल साम्राज्य कमजोर हुआ तो इस समय इन विश्वविद्यालयों को आर्थिक और पॉलिटिकली संरक्षण का जरूरत था, जो नहीं मिल पाया। दूसरी बात, आर्थिक बदलाव। बिजनेस और पॉलिटिकल सेंटर्स गंगा से दूर मैदानों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और पैसे जहां थे वहां ही विकास होते चला गया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह थी समाज और धर्म का बदलना। बौद्ध मठों का असर कम हुआ, जन समर्थन घटा, जहां समाज का समर्थन चाहिए था वो कम हुआ, और यह संस्थान अपने अकेलेपन में कमजोर होते चला गया। मतलब जब अंदर की जड़ें कमजोर हो तो बाहर का एक छोटा सा झटका भी बहुत घातक साबित होता है। वही हुआ इसके साथ। और फिर आया वह दिन जो बहुत भयानक साबित हुआ इस विश्वविद्यालय के। तीसरा पार्ट, 12वीं और 13वीं सदी के अंत तक एक जानवर आया जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसने हमला किया इस विश्वविद्यालय पे, जिसमें हजारों लोग मारे गए और रत्ना सागर जैसी एक विशाल लाइब्रेरी जलकर राख हो गई। पर इसमें सच्ची विनाश कोई इमारतों का जलना ढहना नहीं था, उसमें पांडुलिपियों का जलना था, जिसमें लगभग 3 लाख पांडुलिपि जला। पांडुलिपि का मतलब ओरिजिनल था, वो उसका कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना था, ओरिजिनल लिखा हुआ जल के राख हुआ। वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी समाप्त होना विनाश का कारण बना इस विश्वविद्यालय। उसमें वो अनकही टेक्निक, वे डिस्कशन, वे डिबेट्स के तरीके, ये सब खत्म हो गए। ये सब कुछ मौखिक और प्रैक्टिस बेस्ड थे। ये सब एक बार टूट गया, दोबारा बनने में सदियों लगे। आज आपका किताब खो जाए, उसको बदला जा सकता है, दोबारा डाउनलोड किया जा सकता है, नया खरीदा जा सकता है, लेकिन वो जीवन भर की एक शिक्षा की संस्कृति थी जिसको दोबारा पाना असंभव हुआ। क्या हम सिर्फ इतिहास पढ़ रहे हैं? नहीं, इसमें सबक छिपा है जो हमारे लिए है। चौथा पार्ट,
दूसरी दुनिया के कुछ पुराने शिक्षण संस्थान आज भी टिक कर रह गए हैं, लेकिन वो बहुत लेट शुरू हुए थे। कहाँ 5वीं शताब्दी का हमारे बिहार का विश्वविद्यालय, और ये लोग 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इनमें क्या खास बात थी? मिसाल के तौर पे 2 विश्वविद्यालयों को ले लीजिए, एक अल अजहर, दूसरा ऑक्सफोर्ड। ये दोनों अपने आप को राजनीति से थोड़ा अलग रखा। इनके पास एक अलग धन का भंडार था, अधिकार के लिए कोई भी डिसीजन लेना, इनके पास एक इंडिपेंडेंसी था, और इन्होंने सीख लिया था विक्रमशिला और नालंदा से। यानी अगर संकट आए भी तो उनके पास व्यवस्था था खुद को बचाने के लिए, एक अलग धन था सरवाइव करने के लिए। इनके पास अलग धन, गवर्नेंस की आजादी और समाज का समर्थन बहुत बेहतर तरीके से था, जो धीरे धीरे कम हो गया हमारे नालंदा और विक्रमशिला के साथ। अब 21वीं सदी में क्या अब हम वही गलती दोहरा रहे हैं या कुछ अलग कर सकते हैं? 5वां पार्ट यहाँ वही विचार है जिनसे हम बिहार में फिर से ज्ञान का लौ जलाकर गांव से ग्लोबल तक असर दे सकते हैं। देखिए युवाओं के लिए कैसे। पहला, टी शेप्ड स्किल होना चाहिए, यानी एक स्किल्स जिसका हाई डिमांड हो, हाई वैल्यू हो और उसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई हो, जैसे डेटा एनालिसिस, सोलर टेक या एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। उसके साथ हर जगह उपयोग में आने वाला एक छोटा स्किल होना चाहिए, बहुत सारा मल्टी यूज होना चाहिए, जैसे बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल। कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई डिजिटली आप कहीं भेजना है, कुछ रिसीव करना है, डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। दूसरा, डिबेट, आर्ग्यूमेंट और लिखने का तरीका। लोकल स्टडी सर्कल बनाइए, वीकली डिबेट्स कीजिए, जैसा पॉसिबल है वैसा कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन कीजिए उस चीज का। तीसरा, लोकल से ग्लोबल, मोबाइल और इंटरनेट के जरिए गाँव को दुनिया से जोड़िए और जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको दिखाइए। अगला, शिक्षण संस्थानों के लिए हर एक सेमेस्टर में एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट दीजिए, हेल्थ सर्वे कराइए, लोकल बिजनेसेस के लिए डिजिटल लेजर अकाउंट्स बनवाइए। अगला, डिबेट्स और राइटिंग कल्चर को बढ़ावा दीजिए। वीकली नहीं पॉसिबल हो तो मंथली डिबेट्स जरूर ऑर्गेनाइज कीजिए, राइटिंग कंपटीशन रखिए, इन दोनों को मैंडेटरी कर दीजिए। अगला, लाइब्रेरी। अब रत्ना सागर 9 तल्ले बिल्डिंग में नहीं चलेगा, ये पूरे इंटरनेट पे चलेगा। इसका आकार बहुत बड़ा होगा, फिजिकल प्लस डिजिटल हाइब्रिड होगा। फिजिकली बैठने का भी व्यवस्था होगा और डिजिटली मॉक टेस्ट देने का भी व्यवस्था होगा। दुनिया का सारा किताब इस पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दे। ये विचार सिर्फ कागज पे नहीं, बिहार में बदलाव शुरू भी हो चुका है। एजुकेशन का हब पटना कैसे बन रहा है आप देख ही रहे हैं। 6ठा पार्ट, आज IIT पटना, एम्स पटना जैसी संस्थाएं हैं। स्टार्टअप बिहार जैसी नीतियां युवाओं को उद्यमिता की तरफ बढ़ावा दे रहा है, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें। सिमुलतला जैसी स्कूल ये दिखाता है कि अच्छी शिक्षा संभव है। ये सब संकेत है कि इस बिहार की मिट्टी में अभी भी वो क्षमता मौजूद है, बस रास्ता बनाना बाकी है। इतिहास हमें बताता है कि महानता कभी भी पत्थर और इमारत नहीं होती है, वो होता है लोगों की बात करने का तरीका, बहस करने का तरीका, उनका आदत और उनके काम करने की शैली। अगर हम चाहें तो नालंदा और विक्रमशिला की रोशनी फिर से वापस लौटा सकते हैं, पर यह किसी अकेले व्यक्ति से नहीं होगा, किसी सरकार से नहीं होगा, किसी एक इंडिविजुअल से नहीं होगा। इसमें जरूरत पड़ेगा 1 करोड़ युवा और 1 लाख शिक्षक। हर गांव से एक एक युवा का जरूरत पड़ेगा। तो अब शुरू कहां से करें? एकदम छोटे स्तर से, एक छोटे से स्टडी सर्कल से, एक मासिक डिबेट से, एक स्थानीय छोटे प्रोजेक्ट से। आप अपने गांव के एक युवा को एक स्किल सिखाइए और उसको प्रोजेक्ट दीजिए और उसके प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड कीजिए और उसको वीडियो फॉर्म में पूरी दुनिया को दिखाइए। नया नालंदा और विक्रमशिला कोई बड़ा इमारत नहीं होगा, वह एक नेटवर्क होगा, वो आदतें होंगी, वो हजारों रोशन दिमाग होंगे जो अपने अपने छोटे छोटे गाँव में दीप जलाएंगे और पूरे दुनिया को दिखाएंगे। हमारे इस बिहार के मिट्टी ने कभी पूरे दुनिया को पढ़ाया था और वह शक्ति आज हमारे अंदर है। इतिहास ने हमें चेताया, अब वक्त है समझदार बनने का। उस विश्वविद्यालय की इमारतें लौटे या न लौटे, लेकिन उसके लकीरों से हम अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं और उस नेटवर्क के जरिए हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे जड़ें बहुत गहराई तक गई हुई है और अब उसकी उड़ान ऊंचाई छुएगी। जय हिंद।